बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ प्लस YT पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सारणिक में उपसारणिक तथा सहखंड। एक अवयव के उपसारणिक तथा सहखंड क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, साथ ही इसके उदाहरण भी देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सोल्व करना चाहेंगे। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कराएंगे। आप ऐसा भी एक छोटा सा टारगेट पूरा करें कि आप अपने कम से कम 2 दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले और साथ ही साथ हमारा भी हौसला अफजाई करें वीडियोज़ बनाने के लिए आगे और आपके लिए कुछ और नया करने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उपसारणिक की। उपसारणिक को क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। सारणिक के किसी अवयव की, कोई सारणिक है उसके किसी अवयव की उपसारणिक वह सारणिक होती है। कोई सारणिक है, उसका कोई एक अवयव है, उसकी उपसारणिक यानी माइनर वह सारणिक होती है जो उस अवयव की पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी आपके पास जैसे कोई एक सारणिक है जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C 2 5 3 और B-C-2। अब इसमें कहा जाए कि आप इस 5 की उपसारणिक बता दीजिए, तो 5 की उपसारणिक क्या होगी? आप 5 वाले इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ देंगे तो बाकी बची हुई जो आपके पास सारणिक होगी यानी AC-B-2 ये कहलाएगी 5 की उपसारणिक। और इसको लिखेंगे कैसे? प्रदर्शित करते हैं MIJ के द्वारा। MI मतलब पंक्ति की संख्या, पंक्ति कौन सी है? ये दूसरी। और स्तंभ कौन सा है? स्तंभ भी दूसरा है। तो ये M22 आपके पास एक उपसारणिक है। कौन से अवयव? अवयव 5 की। तो समझ में आ गई बात क्या है? यानी एक सारणिक के किसी अवयव की उपसारणिक है वह उस अवयव वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर जो शेष बचती है सारणिक उसको प्रदर्शित करती है। और उसके लिखते किससे हैं? MIJ से। M यहाँ पर माइनर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, I उस अवयव की पंक्ति और J उस अवयव का स्तंभ की संख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सहखंड यानी कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है कि कोई अवयव है AIJ, उसकी उपसारणिक है MIJ। तो अवयव AIJ का सहखंड है, उसको कैपिटल AIJ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और वो मान किस प्रकार से होता है? ये जो उपसारणिक है किसी अवयव AIJ की जो उपसारणिक है उस उपसारणिक को आप -1 की पावर I+J के साथ में गुणा करके लिख सकते हैं। और इस चीज़ को हमने पहले भी समझा है। I+J, I और J क्या होते हैं? अनुलग्न होते हैं, पंक्ति और स्तंभों की संख्या होती है। सही है ना? I+J क्या होती है? पंक्ति और स्तंभों की संख्या होती है। तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या के हिसाब से हम प्लस और माइनस लगा के आया करते थे। आपको याद हो तो जब हमने सारणिक के लिए मान निकालना बताया था तब ये कहा था कि पहला प्लस का होता है अवयव, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का। ये क्रम चलता रहता है सभी जगह पर। ठीक है, चाहे 2 क्रम की सारणिक हो, चाहे 3 क्रम की सारणिक हो, चाहे 4 क्रम की हो। अपने सिलेबस में 3 क्रम तक की है इसलिए अपन 3 तक की बात कर रहे हैं। तो ये माइनस के चिन्ह इसलिए लगाए जाते थे क्योंकि वो सहखंडों में आते थे। तो बच्चों आपको बस जो उपसारणिक होती है ना उसमें प्लस माइनस के चिन्ह के साथ में सहखंड मिलते हैं। तो यदि आपको ये पता है कि उपसारणिक कितनी बनेगी तो उसमें आप प्लस माइनस का चिन्ह लगा करके सहखंड प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। यदि अलनों को, ये जो अलुनग्न है यहाँ पर I और J दोनों का योग यदि आपके पास सम है तब ये प्लस का होगा, और यदि विषम है योग तो ये कैसा होगा? माइनस का होगा। बस इतना सा फर्क है, बाकी वही होगा आपके पास मान। तो यदि उपसारणिक पता है तो सहखंड लिखे जा सकते हैं। आइए इनसे संबंधित कुछ उदाहरणों को कर लेते हैं हम, उससे ज़्यादा और समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 19 से कह रहा है एक सारणिक है, इसमें अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। उपसारणिक क्या होता है? माइनर। तो अवयव 6 की उपसारणिक निकालने के लिए हम 6 वाली पंक्ति को और 6 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे तो शेष बचेगा वो 6 की उपसारणिक कहलाएगी। और उस उपसारणिक को हम किस नाम से लिखेंगे? M। और एक क्रम कौन सा है? दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, M23 कहलाएगा। और इसकी उपसारणिक जो बनेगी वो कहलाएगी 1 2 7 8। ठीक है। आप ये उपसारणिक के रूप में या फिर आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो कि वैल्यू कितनी होगी? तो 8 माइनस में 14 इट मीन्स -6। तो ये आपके पास M23 का मान आ गया -6। उपसारणिक पूछता है तो इतना, और मान के रूप में पूछता है तो -6। वैसे एक्चुअल रूप में -6 ही होगा, ऐसी वैल्यूज नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है कि उपसारणिक के रूप में लिखिए। कितना लिखेंगे हम? 6 लिखेंगे इसको, -6। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम।
उदाहरण नंबर 20 कहता है एक सारणी के सभी अवयवों के उपसारणिक तथा सहखंड लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक की उपसारणिक। एक की उपसारणिक क्या होगी, उसको हम M11 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो इस एक के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर मिलेगी, यानी कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। फिर एक के बाद में हम लिखेंगे -2 की उपसारणिक, उसको हम क्या कहेंगे, M12, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 -2 है ना, उस वाली पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम आ जाएंगे 4 पर, तो 4 की जो उपसारणिक है वो कहलाएगी M21 और इसका मान कितना आएगा, 4 वाली पंक्ति को और 4 के स्तंभ को छोड़ देंगे तो कितना मिलता है, -2। समझ में आ रही है ना बातें। और अंतिम क्या है, 3 की उपसारणिक। तो 3 की उपसारणिक को हम कैसे लिखते हैं, M22 के द्वारा लिखेंगे और M22 का मान आप छोड़ दीजिए 3 वाली पंक्ति को और 3 वाले स्तंभ को, तो कितना मिला, 1 मिल गया। सही है, तो ये आपके पास उपसारणिक होगी। अब बात करते हैं सहखंडों की। अब सहखंड तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, सहखंड आपको समझाया है कि सबसे पहले एक का सहखंड निकालेंगे हम। तो एक के सहखंड को क्या लिखेंगे, A11, ठीक है। और अब वो क्या होता है, ये जो आपके पास माइनर है M11, इसमें चिन्ह लगाना है प्लस या माइनस का। तो एक और एक का योग कितना आता है, एक एक का योग आप यहाँ से जोड़ के देख लेना, 1 और 1 कितना हो गया, 2। सम है, इसका मतलब ये प्लस में ही रहेगा, तो प्लस में सारणिक के बराबर, सारणिक का मान 3 है तो ये 3 ही आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं -2 के सहखंड की, जिसको कि हम A12 कहेंगे। 1 और 2 का योग कितना होता है, 3। 3 कैसा है, माइनस का, तो ये चिन्ह 3 विषम है इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा और साथ में सारणिक का मान 4 है तो वो 4 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो 4 का सहखंड क्या होगा, A21, और 2 और 1 यहाँ भी 3 बनता है तो ये भी माइनस में आएगा। और M21 की वैल्यू माइनस में 2 है तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस में 2 हो जाएगा। उसके बाद है 3 का सहखंड, जिसको कि हम A22 लिखेंगे और ये मान आपके पास 2 और 2 4 योग सम है इसलिए धनात्मक रहेगा। तो उपसारणिक कितनी है, 1, तो ये मान 1 हो गया है। तो ये आपके पास सहखंड और उपसारणिक बन गई है। यदि उपसारणिक पता है तो सहखंडों में तो केवल प्लस माइनस के चिन्ह लगेंगे एकांतर क्रम में, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, ठीक है। ये क्रम इसी क्रम में चलता रहेगा। एक और एग्जाम्पल 21 है, उसको भी देख लीजिए। एक त्रिभुज आपको, वो एक सारणिक आपको मिली है, इस सारणिक के अवयव A11 और A21 के उपसारणिक और सहखंड दोनों लिखने हैं। तो A11 की उपसारणिक, इस उपसारणिक को हम क्या लिखेंगे, जैसे A11 है तो क्या बनेगी, M11, और इसके उपसारणिक को निकालने के लिए A11 वाली पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देंगे तो शेष बची हुई आपके पास आ जाएगी A22, A23, ऐसे ही A32 और A33 ये है। और आप वैल्यू लिखें इसके लिए, तो A22 को A33 के साथ गुणा करेंगे और A32 को A23 के साथ गुणा कर लेंगे, ये मान हो जाएगा। फिर दूसरा पूछा गया A21 की उपसारणिक, तो इसकी उपसारणिक को हम क्या लिखेंगे, M21, और M21 कैसे ज्ञात किया जाएगा, A21 वाली पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़ देंगे। अब कहाँ है A21, ये रहा, तो हम इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ देंगे, बचे हुए अवयव लिख लेंगे A12, A13, A32 और A33। आ गया ना समझ में बच्चों, हाँ सर जी आ गया, बस तो समझ में आ जाना चाहिए। A12 और A33 माइनस में A32 और A13, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये तो हो गई उपसारणिक। अब हमें क्या चाहिए, सहखंड और चाहिए। तो A11 का सहखंड क्या होगा भाई, सूत्र था -1 की घात 1 + 1, i + j की जगह 1 + 1 और M11। अब देखो ये तो घात सम हो गई तो ये तो प्लस का हो गया, और M11 की वैल्यूज हमको पता ही है। आप चाहें तो इसे सारणिक फॉर्म में लिखें या फिर इसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो A22 या A23 वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, आप उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही A21 का सहखंड हम निकालेंगे, इसको लिखेंगे A11 और ये लिखा जाएगा कैपिटल A21। तो देखो -1 की घात 2 और 1 3 होती है, तो 3 लिख दूँ सीधे ही, और M21 तो ये माइनस में हो गया। और M21 की वैल्यू है, आप सारणिक की फॉर्म में लिखें तो सारणिक में लिख लीजिए, नहीं तो आपके पास सामने वैल्यू भी लिख रखी है हमने, आप उससे भी लिख सकते हो A12, A13, A32 और A33। सही है, तो ये आपके पास सहखंड आ जाएंगे, ठीक। आप चाहें तो इनकी वैल्यू आगे भी लिख सकते हो भाई, ऐसा मत सोचना सर जी ने इतना ही छोड़ दिया है। अब एक खास बात हमारे पास है, वो ये है कि कोई भी सारणिक है, उस सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के जो अवयव हैं उनके संगत सहखंडों के साथ गुणा करके योग कर दिया जाए तो हमें किसका मान प्राप्त होता है, सारणिक का। यानी ये सारणिक है और कोई 3/3 क्रम की है, जैसे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था उसी को मान लेते हैं हम। तो 3/3 क्रम की है तो वहाँ पर हम पहली पंक्ति के अवयव A11 और उसका संगत सहखंड क्या कहलाता है, कैपिटल A11, और दूसरा अवयव क्या कहलाएगा, A12 और उसका संगत
सेकंड कहलाएगा कैपिटल A12। ऐसे ही तीसरा अवयव होगा A13 और उसके संगत आपके पास सेकंड होगा A13। सही है, तो ये आपके पास सारणिक का मान होगा। तो एक पंक्ति के अवयव और उनके संगत सेकंडों के गुणा का आपके पास योग क्या कहलाता है? सारणिक की वैल्यू कहलाती है, सारणिक का मान होती है। ऐसा ही स्तंभों के लिए भी होगा, लेकिन स्तंभ और पंक्तियों के अलावा यदि ऐसा होता है कि एक पंक्ति के अवयव दूसरी पंक्ति के यदि R1 है और इसे R2 के सेकंडों के साथ गुणा किया जाए, R1 के अवयव और R2 के सेकंडों का गुणा किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में सदैव आपके पास योग है वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में आपके पास कोई पंक्ति दो या कोई दो स्तंभ हैं वो एक समान हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे नोट में लिखा है। यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग 0 होता है। दोनों ही नोट इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। यदि एक पंक्ति के या स्तंभों के अवयवों को उन्हीं के संगत सेकंडों से गुणा करोगे तो उनका योग तो सारणिक के मान को रिप्रेजेंट करेगा, और किसी अन्य पंक्ति के सेकंडों के साथ गुणा करके योग करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। दोनों ही चीज़ों पे ध्यान रखना है। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। 22वां एग्जाम्पल एक सारणिक मिली है, उसके अवयवों के उपसारणिक तथा सेकंड लिखने हैं और साथ में सत्यापित करना है कि A11 A31 प्लस A12 A32 और प्लस में A13 A33, यानी यहाँ पर पहली पंक्ति के जो संगत अवयव हैं उनको तीसरे स्तंभ के अवयवों के साथ में तीसरी पंक्ति के सेकंडों के साथ गुणा करके जोड़ा जाए तो वो योग कितना होगा? 0 होगा। ये भी हमको प्रदर्शित करना है, यानी गुणधर्म। ये जो नोट 2 था, इस नोट 2 को सत्यापित करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम सारणिक के लिए उपसारणिक निकाल देते हैं। तो 2 की उपसारणिक क्या बनेगी? M11 जो आपके पास निकल के आएगी, यहाँ से 2 को छोड़ देंगे हम, तो 0 4 और 5 -7, इसके लिए सरल करेंगे तो ये तो गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा -20। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद आ जाइए 3 पर, -3 की उपसारणिक जिसको कि हम M12 लिखेंगे, तो आप इनको छोड़ दीजिए, बाकी गुणा कर दीजिए। तो -42 और -4 ये हो गए -46। नेक्स्ट आ जाइए 3 के बाद 5 पर, तो 5 की जो उपसारणिक है उसे हम लिखेंगे M13 की सहायता से, और 5 के लिए हम पहली पंक्ति को और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो ये मिलेगा 30 - 0 यानी 30। नेक्स्ट 5 के बाद आ जाइए आप किस पर? 6 पर, तो 6 की उपसारणिक निकालेंगे। तो 6 की उपसारणिक है वो कहलाएगी M21, जो कितनी आ जाएगी? 6 वाली पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होगी, यानी 21 माइनस में 25, इट मीन्स -4। 6 के बाद में 0 की उपसारणिक M22, इसके बारे में हम बात करें तो M22 आपके पास आ जाएगी 0 वाली पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देने से। तो 2 को -7 से गुणा करने पर -14 आ जाएंगे, और 1 को हम 5 से करेंगे तो -5 यानी -19 हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पर? 4 पर। तो 4 के लिए M23, इसकी बात करें तो 4 वाली हम इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी को गुणा करते हैं। तो 2 को 5 से करने पर 10 और 1 को -3 से करेंगे तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, यानी प्लस के 13 हो जाएंगे। 4 के बाद आ जाते हैं हम 1 पर। तो 1 की जो उपसारणिक होगी वो M31 कहलाएगी, और 1 के लिए हम कैसे निकालेंगे मान? 1 वाली हम पंक्ति छोड़ेंगे और स्तंभ छोड़ देंगे, तो -12 और 0, तो ये हो जाएगा -12 और 0, इट मीन्स -12। उसके बाद 1 के बाद आ जाते हैं हम किस पर? 5 पर। तो 5 के लिए क्या मिलेगा? 5 वाले स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 को 4 से 8 और 6 को 5 से 30, तो 8 माइनस का 30 मिलेगा। तो 5 की उपसारणिक M32, तो ये आपके पास कितना आ रहा था? यहाँ पे फिर से देखते हैं, 10 और माइनस का 30, 10 - 30 इट मीन्स -20, और अंतिम आपके पास जो है वो है -7। तो -7 की जो उपसारणिक होगी वो कहलाएगी M33, और इसके लिए बात करेंगे तो हम इन्हें गुणा करेंगे 0 और -18। तो 0 और -18 को घटाएंगे तो +18 हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे +18। ये तो सारी होगी उपसारणिक।
अब लिखे हम सेकंड, सेकंडों किसे लिखेंगे A11, तो 11 है तो योग प्लस का है तो M11 के ही साथ बराबर हो जाएगा ये। तो A11 की वैल्यूज आपको मिलेगी वो कितनी होगी, -20 होगी। फिर हम आ जाते हैं किस पर, A12 पर। A12 कहलाएगा माइनस का M12, 1 और 2 योग 3 होता है और योग विषम हो गया तो ये माइनस का होगा। तो देखो M12 का मान माइनस में 46 है तो -46 यहाँ रखेंगे तो माइनस और माइनस का 46 बन गया प्लस का 46। नेक्स्ट आ जाते हैं हम A13 पर, ये कहलाएगा 3 और 1 4 तो ये M13 के ही बराबर होगा और M13 की वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी है, 30 है तो ये 30 आ गया। नेक्स्ट A21 पे आ जाते हैं हम, और A21 2 और 1 3 तो ये माइनस में M21 के बराबर होगा तो ये माइनस और माइनस का 4 तो कितना हो गया, प्लस में 4 हो गया। ऐसे ही आ जाते हैं हम A22 पर, तो ये कितना कहलाएगा, M22 के ही बराबर, क्योंकि योग 4 हो रहा है तो M22 का मान माइनस में 19 है। आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे आपके पास A23 और A23 का मान है वो माइनस में M23 के बराबर होगा तो माइनस M23 यानी माइनस का 13। नेक्स्ट A31 की हम बात करेंगे तो A31 है वो योग 4 होता है तो सम होगा यानी M31 के बराबर होगा और M31 का मान माइनस में 12 है। ऐसे ही A32 की बात करेंगे तो आपके पास माइनस में होगा M32 के बराबर और M32 का मान माइनस में 20 है तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस में 20 हो जाएगा। और लास्ट A33 इक्वल टू M33 ये मान है वो 18 है। तो हमें सारे सेकंड मिल गए हैं जितने भी थे, ये सब के सब 9 के 9 सेकंड है हमारे पास। अब उसने एक चीज़ और सत्यापित करवानी चाहिए, क्या करवाना चाहा है कि पहली पंक्ति के संगत अवयवों को तीसरी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा करना है। अब पूछा गया A11 उसको गुणा करना है A31 के साथ, A12 इसे गुणा करना है A32 के साथ और A13 इसे गुणा करना है तीसरी पंक्ति का सेकंड है A33 उसके साथ। ये मान निकालना है। A11 की वैल्यू कितनी है, पहली पंक्ति में देख लो क्या क्या है, 2 -3 और 5। 2 -3 5 को हम गुणा करेंगे, 2 माइनस का 3 और 5, ये पहली पंक्ति के अवयव है यानी A11 का मान है, A12 का और A13 का मान है। अब इन्हें गुणा करना है A31 से, A31 का मान है वो माइनस का 12 है तो ये माइनस का 12 से गुणा किया। और उसके बाद A32 का मान है वो आपके पास प्लस में 20 है तो ये प्लस 20 से गुणा हो गया। उसके बाद A33 का मान है वो आपके पास 18 है तो ये 18 से गुणा कर दिया हमने। अब इनको सबको जोड़ना है, ये जोड़ आपके पास 0 आ जाना चाहिए तो माइनस में 24 और ये हो गया माइनस के 60, सही है। और ये 18 पंजो 90। तो एक गड़बड़ हो गई है हमारे पास कहीं पर। चलो देखते हैं इस चीज़ को कि M32 -20 निकाला है हमने, यही नहीं लग रही है मुझे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहीं आ रही है। 2 को 4 से 8 6 30, 8 -30 होगा। M32 में 8 -30 होगा तो ये माइनस के 22 आएंगे भैया। तो आपके पास A32 है वो चेंज होकर के प्लस का 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 22। तो यहाँ पर आपके पास प्लस 22 आएंगे। तो हम इसे सही करेंगे तो माइनस के तो 24 हो गए और 22 दिया 66 हो गए तो ये माइनस के 90 और ये प्लस के 90, टोटल आपके पास 0 हो गया है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये आपके पास वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। यही आपके पास RHS था यानी हैंस प्रूव्ड हो गया है। चलिए एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि सारणिकों के अवयव के उपसारणिक और सेकंड लिखिए। तो आपको उपसारणिक के सेकंड और अवयव दो, उपसारणिक और सेकंड दोनों ही लिखने अवयवों के। तो देखो शुरुआत में तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड दो ऐसी सारणिक मिली है जो कि 2 क्रम की है, इसलिए हम एक को करा देते हैं। जैसे पहले वाले पार्ट को पूरा करा देते हैं, सेकंड को आप करके देख लेना। तो लिखें 2 की उपसारणिक क्या बनेगी, जिसको कि हम M11 कहेंगे, क्या बन जाएगी। आप 2 वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो आपके पास मान 3 आ जाएगा। इसी के संगत हम सेकंड भी लिख देते हैं सामने।
तो सेकंड आपके पास बन जाएगा A11 जो कि M11 के ही इक्वल होता है। इट मीन्स कितना होगा, 3 ही होगा। सेकंड, इसके अलावा -4 की उपसारणी की बात करेंगे तो वो M12 कहलाएगी। और M12 के लिए हम कैसे निकाल लेंगे मान, -4 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और इसके संगत सेकंड निकालेंगे तो वो कहलाएगा A12, और A12 1 और 2 माइनस में आएगा तो माइनस में M12, तो ये -0 यानी 0। उसके बाद हम आ जाते हैं 0 की उपसारणी के लिए जो कि M21 कहलाएगी। और M21 निकालने के लिए 0 वाली जो पंक्ति है और स्तंभ है उनको छोड़ देंगे तो -4 मिलेगा। लेकिन जब सेकंड निकालेंगे A21 तो वो कैसा होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 2 और 1 कितने होते हैं, 3। तो जब योग विषम हो तो ये माइनस में होगा, तो माइनस में M21, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम 3 के लिए। तो 3 की जो उपसारणिक होगी उसे हम M22 कहेंगे, और 3 वाली पंक्ति स्तंभ को हम छोड़ देंगे तो मान 2 आ जाएगा। और इसके संगत सेकंड की हम बात करेंगे तो 2 और 2 4 होता है, तो ये धनात्मक ही रहेगा M22। इट मीन्स 2 ही आपके पास मान होगा। तो ये सेकंड भी लिख दिए गए हैं और उपसारणिक भी लिख दी गई है। सेकंड वाले पार्ट को आप निकाल के चेक कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही 2 हैं आपके पास, यहाँ 3-3 क्रम के हैं, तो आप सेम उसी प्रकार से निकाल सकते हो। यहाँ इकाई वाले के लिए सेकंड पार्ट को मैं करा देता हूँ। सेकंड वाले पार्ट में हम सबसे पहले निकालेंगे 1 की उपसारणिक, जिसको कि हम M11 कहेंगे। तो M11 का मान आप इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और प्लस में 1 हो जाएगा, कितने आएंगे, 11। और इसके संगत सेकंड निकालेंगे तो A11 इक्वल टू M11 ही होता है, तो ये मान 11 होगा। फिर 1 के बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर भाई, 1 के बाद नेक्स्ट आते हैं हम 0 पर। तो 0 की उपसारणिक जो कि M12 कहलाएगी, तो वो कैसे निकालेंगे हम इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो 2 गुणा होगा 3 से, तो ये 6 और ये -0, तो आपके पास 6 आ जाएगा। और हम बात करेंगे इसके सेकंड की तो माइनस के M12 के साथ बराबर होगा, सही है ना। तो कितने हो जाएंगे, -6। 0 के बाद आ जाते हैं हम 4 पर। तो 4 की उपसारणी कहलाएगी 13, और 13 की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 वाले पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 0, इट मीन्स 3। और इसके संगत सेकंड की हम बात करेंगे तो A13 का मान है वो बिल्कुल M13 के ही बराबर होगा, इट मीन्स 3 के बराबर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 4 के बाद हम 3 की उपसारणिक लिखेंगे जो कि M21 कहलाएगी, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है ये। तो हम इस दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी सारणिक को हल करेंगे तो आपके पास 0 माइनस में 4, इट मीन्स माइनस में 4। अब सेकंड निकालेंगे तो A21 बनेगा जो कि माइनस में M21 के बराबर होगा, तो ये माइनस और माइनस में प्लस का 4 हो जाएगा। 3 के बाद आ जाते हैं हम 5 पर। 5 की उपसारणिक को कहेंगे M22, और इसका मान कैसे निकालेंगे, 5 वाले स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, बाकी बची सारणिक का मान आएगा 2 माइनस का 0, तो ये प्लस में 2। और यहाँ पर हम निकालेंगे A22, तो वो आ जाएगी M22 के बराबर ही वैल्यू, यानी प्लस का 2 ही होगा। 5 के बाद आ जाते हैं -1 पर। तो -1 के लिए उपसारणिक बनेगी 2 3, और M23 का मान है वो यहाँ से निकालेंगे, दूसरे स्तंभ पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 0, इट मीन्स 1। और इसके संगत सेकंड की बात करेंगे तो A23 इक्वल टू माइनस में M23, तो ये बन जाएगा माइनस का 1, सही है ना। अब 0 1 2 की ओर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए 0 की उपसारणिक निकालेंगे तो वो M31 कहलाएगी, और उसे निकालेंगे तो इसे पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो 0 और माइनस में 20, इट मीन्स माइनस का 20। और संगत सेकंड निकालेंगे तो A31 योग 4 होता है, तो ये M31 के ही बराबर होगा, और इसका मान भी -20 ही रहेगा। फिर निकालेंगे हम 1 के लिए। तो 1 के लिए आ जाइए, 1 की उपसारणिक को हम कहेंगे M31 M32, तो वो मान आपके पास होगा, यहाँ से देखिए 1 के लिए हम इस पंक्ति को स्तंभ को छोड़ेंगे तो -1 और -12, -1 इसमें से 12 का घटाएंगे तो -12, तो हो जाएंगे -13। और A32 निकालेंगे हम तो माइनस में M32 के साथ बराबर होगा, तो माइनस चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस के 13 हो जाएंगे। नेक्स्ट अंतिम बच गया वो है आपके पास 2,
तो 2 के लिए उपसारणिक लिखेंगे, वो कहलाएगी M33 और इसका मान है वो यहाँ निकाल सकते हैं हम तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ के। तो ये मिलेगा 5 - 0 यानी 5। तो 5 - 0 = 5 और यहाँ से सेकंड बन जाएगा, वो होगा A33 = M33। योग 6 हो रहा है 3 और 3 का, इसलिए धनात्मक ही रहेगा यानी 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड और उपसारणिक दोनों ही मिल गई है। और फर्स्ट पार्ट को आप करके देखेंगे, नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उनके सेकंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान निकालिए। तो दूसरी पंक्ति है 2 0 1, हम इसके अवयवों के सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का सेकंड निकालेंगे। तो 2 का सेकंड क्या बनेगा, उसको हम A21 का नाम देंगे, जो कि आपके पास माइनस में M21 और M सीधे ही उपसारणिक लिख दूं। 2 वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो उपसारणिक बनेगी 3 8 2 3, माइनस का चिन्ह पहले लगा दिया है बार, सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - के 16, इट मीन्स माइनस के 7 और माइनस से गुणा होके हो जाएंगे प्लस के 7। इसके बाद 0 का सेकंड, 0 का सेकंड जो कि A22 कहलाएगा, जो धनात्मक ही होगा तो सारणिक M22 को लिखेंगे हम। तो 0 वाली पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़ देंगे तो बचता क्या है 5 8 1 3 और सरल करेंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे 15 - 8, तो ये भी आपको कितना मिलेगा 7। और अंत में आ जाते हैं 1 का सेकंड जिसको कि हम A23 कहेंगे, तो ये माइनस में आएगा उपसारणिक के रूप में। और उपसारणिक आप यहाँ से बना सकते हो, आप दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो 5 3 1 2 ये उपसारणिक बनेगी। तो -10 और -3 तो ये आ गया -7। ये हमारे पास क्या आ गए, तीनों के सेकंड आ गए हैं। 3 अवयव थे, तीनों के सेकंड प्राप्त हो गए। इसलिए सारणिक का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, A21 कैपिटल A21 प्लस में A22 कैपिटल A22 और A23 कैपिटल A23। इसने दूसरी पंक्ति के सापेक्ष मान पूछे थे तो ये हो गए। तो चलिए रख देते हैं हम, A21 का मान तो 2 है और एक कैपिटल A21 का मान है वो 7 है, फिर A22 का 0 है और कैपिटल A22 का 7 है, और फिर नेक्स्ट A23 का मान है वो 1 है और कैपिटल A23 का मान है वो माइनस का 7 है। तो कितने हो गए 14 प्लस 0 और माइनस के 7, तो आंसर मिल गया प्लस में 7, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन में भी ये बात कह रहा है तीसरे स्तंभ के जो अवयव हैं उनके सेकंडों का प्रयोग करके आपको सारणिक का मान निकालना है। अब तीसरा स्तंभ है आपके पास YZ ZX और XY। तो सबसे पहले हम YZ का सेकंड लिखेंगे, YZ का सेकंड, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का है तो A13 कहलाएगा, ठीक है, जो कि M13 के ही बराबर होगा। और M13 के लिए वैल्यू लिखेंगे तो हम पहली पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो आपके पास 1Y और 1Z बनेगा, इट मीन्स Z माइनस का Y हो जाएगा, सही है। इसके बाद YZ के बाद में हम आ जाते हैं किसके ऊपर, ZX पर। तो ZX का जो सेकंड है उसको हम कहेंगे A23, जो कि माइनस में M23 के बराबर होगा, माइनस। अब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, आप बाकी लिख लीजिए। तो यहाँ से आपके पास ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे तो 1X और 1Z, सरल करेंगे तो माइनस में Z माइनस का X मिल जाएगा, सही है। उसके बाद अंतिम है XY। इस बिंदु अवयव के लिए आपके पास सेकंड होगा A33, जो कि M33 उपसारणिक के बराबर होगा, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा दो तो बचती है 1X और 1Y उपसारणिक। इसको सरल करेंगे तो ये आपके पास Y माइनस X आ जाएगी, सही है ना। चलिए, इसलिए अब हम इस सेकंड के सापेक्ष मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इसलिए C3 के सापेक्ष सारणिक का मान तो हो जाएगा डेल A13 A23 कैपिटल A23 और A33 कैपिटल A33, ठीक है ना। अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा कर देंगे। तो पहला है आपके पास
वाई जेड, और उसका सेकंड हमको जो मिला वो था जेड माइनस का वाई। नेक्स्ट है आपके पास 823, वो है जेड एक्स, और उसके संगत सेकंड था माइनस का जेड माइनस एक्स, तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा और जेड माइनस एक्स। और तीसरे में आपके पास एक्स वाई और इसके संगत वाई माइनस का एक्स सेकंड हो गया। अब आप चाहें तो इनको सरल कर सकते हो, नहीं तो आप इन्हें यहीं भी छोड़ सकते हो, तो गुणा कर लीजिए चाहें तो सभी को, ठीक है, या फिर इतना भी छोड़ा जा सकता है। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड और माइनस में एक्स जेड स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर जेड और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, ये मान आ जाएंगे। अब आप चाहें तो इनमें से सबसे पहले एक्स की बड़ी घातों वाले पद लिख सकते हो, तो वो आपके पास हो जाएंगे एक्स स्क्वायर जेड माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद एक्स वाले पदों को लिख सकते हो, यानी एक्स वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स जेड स्क्वायर, और सबके लास्ट में वाई जेड स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर जेड। अब इन्हें आप सरल करेंगे आगे, तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस का वाई बचेगा। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप चाहें ना तो यहाँ पे उल्टा ले लीजिए, सही है। क्या लिख सकते हो, माइनस का एक्स कॉमन निकाल दो और जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, क्योंकि पहला गुणनखंड ऐसा ही है। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ वाई जेड कॉमन आएगा तो जेड माइनस का वाई बचेगा, सही है ना। अब देखो आप यहाँ पर जेड माइनस का वाई तीनों पदों में कॉमन है। फर्स्ट में एक्स स्क्वायर बचेगा, दूसरे में एक्स और जेड प्लस में वाई बच जाएगा, और तीसरे वाले में आपके पास वाई जेड बच जाएगा, सही है। अब हम इन्हें और सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो जेड माइनस का वाई ये एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स जेड और माइनस में एक्स वाई और प्लस में वाई जेड। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास x कॉमन है यहाँ भी, और इन में कॉमन है y, तो ये बन जाएगा जेड माइनस वाई, तो एज इट इज x कॉमन ले लेंगे x माइनस जेड, और यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे माइनस का y, तो ये बन जाएगा x माइनस का z। अब x माइनस जेड भी कॉमन आ जाएगा, तो जेड माइनस वाई में से माइनस बाहर निकाल देंगे तो y माइनस का z होगा, और यहाँ पे x माइनस जेड कॉमन आ गया, बच गया क्या, x और माइनस का y। अब x माइनस जेड में से भी आप माइनस बाहर निकाल दो तो z माइनस एक्स हो जाएगा, तो y माइनस जेड बाहर का चिन्ह तो प्लस में हो जाएगा और ये z माइनस एक्स बनेगा, और ये x माइनस वाई है, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पाँचवा, जिसमें कहता है यदि आपके पास एक सारणिक दी गई है, उसमें aij का सेकंड aij हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। हमने कहा कि संगत पंक्ति के साथ उसके संगत सेकंड होने चाहिए, और स्तंभ है तो स्तंभ के संगत सेकंडों के गुणा का योग होना चाहिए। तो a11, अब आपको सेम ऐसा ही 11 मिलना चाहिए। आगे क्या आ गया, a31, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये गलत है, 0 होगा मान। a11 के साथ a11, a12 के साथ a21 आ गया, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, a12 ही होना चाहिए था संगत, और ये गलत है। तीसरे पे आ जाते हैं a21 का a11 के साथ, a22 का a12 के साथ, ये भी गलत है क्योंकि सीरियल नहीं मिल रहा है। a11 a11, a21 a21, a31 a31, सही है ये, तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है, जो कि आप पहले ही स्तंभ के सापेक्ष आपके पास प्रसार लिखा हुआ है, तो डी आपके पास सही मान होगा, बाकी गलत होंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज, पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।